धातु से बने सिक्के निम्न में से किसके काल में सबसे पहले प्रकट हुए? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्यों के काल में। इस प्रश्न का उत्तर है बुद्ध के काल में। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग तांबा, सोना, चांदी और कई अन्य धातुओं की जानकारी रखते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता था। वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी जिसमें बार्टर सिस्टम प्रयोग होता था। बाद में महानगरों के काल में यानी बुद्ध के समय में शहरीकरण बढ़ने के साथ ही व्यापारियों द्वारा कुछ पंचमार्क मुद्राएं जारी की जाने लगीं और ये धातु के बने पहले सिक्के बने। क्या आपको पता है कि पंचमार्क सिक्के कैसे बनते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। एफिल टावर के निर्माण में निम्न में से किन तत्वों का प्रयोग किया गया? ऑप्शन 1 लोहा, स्टील और सीमेंट, ऑप्शन 2 स्टील और सीमेंट, ऑप्शन 3 लोहा, एल्युमिनियम और सीमेंट, ऑप्शन 4 लोहा, तांबा और सीमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1। एफिल टावर 1887 से 1889 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनकर तैयार हुआ। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला पर्यटन स्थल है। यहाँ पर करीब 70 लाख लोग हर साल आते हैं। जिस समय ये टावर बन रहा था उस समय स्टील का प्रचलन ज़्यादा नहीं था। उस समय की इमारतों में जो लोहा लगता था वो रॉट आयरन होता था। एफिल टावर में रॉट आयरन के अलावा कुछ मात्रा में स्टील का प्रयोग भी हुआ है। क्या आपको पता है कि भारत का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला पर्यटन स्थल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों से सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस क्षेत्र में हुई है? आधुनिक हरियाणा, थाता, गंगा यमुना दोआब, दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर है आधुनिक हरियाणा। तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह का शासन पहले के राजाओं से काफ़ी हटकर था। उसने नए राज्यों को जीतने पर अपनी ऊर्जा नहीं खर्च की, बल्कि स्कूलों, अस्पतालों, नहरों, तालाबों और सरायों के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दिया। उसने यमुना से हिसार, सतलज से घग्गर, घग्गर से फिरोजाबाद, मांडवी और सिरमौर पहाड़ियों से हांसी तक नहरें बनवाई। इन नहरों का ज़्यादातर हिस्सा आधुनिक हरियाणा में पड़ता है। क्या आपको पता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। दुनिया में सबसे जहरीली मछली निम्न में से कौन है? स्टोन फिश, लायन फिश, स्कॉर्पियन फिश, स्टारगेजर फिश। इस प्रश्न का उत्तर है स्टोन फिश। प्रकृति में मिलने वाली जहरीली मछलियाँ दो तरह की होती हैं। पहली वो जिनको खाने पर आपका पाचन तंत्र काम ना कर पाए, ऐसी मछलियों को पॉइजनस मछलियाँ बोलते हैं। दूसरी तरह की मछलियाँ वो होती हैं जो अगर आप पर हमला करके आपको काट लें तो उनका जहर आपके शरीर में फैल जाता है। इस तरह की मछलियों को वेनमस मछलियाँ बोलते हैं। सबसे जहरीली वेनमस मछली का नाम स्टोन फिश है। क्या आप किसी और जहरीली मछली का नाम जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा विकल्प विजयनगर में सती प्रथा के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन 1 मुक्त स्वीकृति, ऑप्शन 2 केवल ऊपरी तबके तक सीमित थी, ऑप्शन 3 समाज के कुछ हिस्सों में ही प्रचलित थी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3। विजयनगर साम्राज्य में औरतों की दशा के विषय में हमें अनेक जानकारियाँ मिली हैं। उस समय देवदासियों का जीवन सम्मानजनक होता था और उनको राज्य से जमीन और सेविक मिला करते थे। विधवाओं की दशा दयनीय थी, लेकिन उनको दोबारा शादी करने का अधिकार था। समाज में सती प्रथा या सहगमन प्रथा का चलन था, लेकिन ये प्रथा समाज के कुछ हिस्सों में ही प्रचलित थी। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल कितने वंश आते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। इस प्रश्न का उत्तर है कावेरी नदी। अपने जल विवाद को लेकर सुर्खियों में रहने वाली कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलकर तमिलनाडु से होते हुए लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
इसके बाईं तरफ की सहायक नदियां हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावाथी हैं। इसके दाएं तरफ की सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती और मोयर हैं। क्या आपको पता है कि कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी अमरावती का उद्गम कहाँ से होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील कारखानों की संकल्पना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में की गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इस प्रश्न का उत्तर है दूसरी परियोजना। आज भारत लोहे और स्टील के उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। भारत के यहाँ तक आने की यात्रा तब शुरू होती है जब जवाहरलाल नेहरू ने निश्चय किया कि भारत का तेजी से विकास हो, इसके लिए ज़रूरी है उच्च तकनीकी से स्टील का उत्पादन भारत में किया जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला संयंत्र लगाए गए और तीसरी परियोजना में सोवियत संघ की सहायता से बोकारो संयंत्र लगा। क्या आपको पता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में बताएं। लौह तत्व मात्रा के आधार पर निम्न में से कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। इस प्रश्न का उत्तर है मैग्नेटाइट। प्रकृति में लौह अयस्क हमें आयरन ऑक्साइड के रूप में अलग अलग रंगों में मिलता है। लौह अयस्क के प्रमुख प्रकारों में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, गोएटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट आते हैं। इन सब में लोहे की मात्रा अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा 72% लोहा मैग्नेटाइट अयस्क में मिलता है। इसके बाद 70% हेमेटाइट में, 63% गोएटाइट में, 55% लिमोनाइट में और 48% सिडराइट में मिलता है। क्या आपको पता है कि भारत में मैग्नेटाइट के भंडार किन राज्यों में मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। विजयनगर की गणिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, विलासी जीवन व्यतीत करती थी। ऑप्शन 2, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। ऑप्शन 3, बहुत कम थी। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। विजयनगर साम्राज्य में वेश्यावृत्ति वैधानिक थी और इस पर टैक्स लगता था। गणिकाओं का समाज में सम्माननीय स्थान था। कृष्णदेव राय ने खुद ही एक गणिका चिन्ना देवी से शादी की थी और उन्हें रानी का दर्जा दिया था। गणिका 2 तरह की होती थी। पहली तो वो जो मंदिरों से जुड़ी होती थी और दूसरी जो स्वतंत्र जीवन यापन करती थी। इन सभी गणिकाओं को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थीं? कमेंट बॉक्स में बताएं। सुंडा ट्रेंच निम्न में से किस महासागर या सागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर। इस प्रश्न का उत्तर है हिंद महासागर। सुंडा ट्रेंच, जिसे कभी कभी जावा ट्रेंच भी कहा जाता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलने वाली जगह पर बनती है। इस ट्रेंच की अधिकतम गहराई 7290 मीटर है। हिंद महासागर में स्थित ये ट्रेंच अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा और सुंडा द्वीपों से होकर गुजरती है। इस ट्रेंच को प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी माना जाता है। क्या आपको पता है कि प्लेट बाउंड्री कितनी तरह की होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सी तमिलनाडु में क्षेत्रीय प्रशासन की इकाइयां थीं? ऑप्शन 1, राज्य, नाडु, स्थल, ग्राम। ऑप्शन 2, वलनाडु, नाडु, राज्य, ग्राम। ऑप्शन 3, राज्य, ग्राम, स्थल, नाडु। ऑप्शन 4, वलनाडु, राज्य, ग्राम, स्थल। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1। विजयनगर साम्राज्य 6 भागों में बटा हुआ था। राज्य को प्रांत कहा जाता था। प्रांत के अंतर्गत मंडल आते थे। जिलों को कोट्टम या वलनाडु बोलते थे। नाडु परगना या तहसील को बोला जाता था। मेला ग्राम 50 गांवों का समूह होता था। स्थल या सीमा कुछ गांवों के समूह होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम या उर हुआ करती थी। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य में भूमि के कितने प्रकार थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय निम्न में से किस जगह पर स्थित है?
होशंगाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। इस प्रश्न का उत्तर है होशंगाबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था है। यहाँ पर नोटों, सिक्योरिटी, स्टाम्प पासपोर्ट, वीज़ा, बॉन्ड, चेक, वारंट आदि चीज़ों के लिए खास तरह के पेपर छापे जाते हैं। इस कॉरपोरेशन की कुल मिलाकर 9 यूनिट, 4 सिक्के छापने के संस्थान, 4 प्रेस और एक पेपर मिल है। वैसे तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, मगर इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्या आपको पता है कि सिक्के छापने के 4 संस्थान किन किन जगहों पर हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। पोर्ट्रेट चित्रकारी निम्न में से किस मुगल शासक के काल में समृद्ध हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस प्रश्न का उत्तर है जहांगीर। शेरशाह सूरी से हारने के कुछ सालों बाद जब हुमायूं वापस आया तो अपने साथ 2 प्रसिद्ध चित्रकारों को भी लाया। इन दोनों चित्रकारों ने बाकी लोगों के साथ मिलकर अलग खूबियों वाली मुगल पेंटिंग को जन्म दिया। अकबर के काल में लघु चित्रकारी यानी मिनिएचर पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध हुई। अकबर ने हजारों लघु चित्र बनवाए। यूरोप की कला से प्रभावित जहांगीर ने पोर्ट्रेट चित्रकारी की दिशा में बहुत योगदान दिया। उसके समय चिड़ियों, जानवरों और फूलों के भी पोर्ट्रेट बनाए गए। क्या आपको पता है कि हमजा नमा नामक 1400 पेंटिंग का कार्य किस शासक ने करवाया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इस प्रश्न का उत्तर है सिट्रिक एसिड। किसी भी अम्ल को सॉल्यूशन या विलयन में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल ऐसे होते हैं जिनको किसी सॉल्यूशन में घोला जाए तो वो अपने आयनों में नहीं टूट पाते हैं। इसके कुछ उदाहरण सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड हैं। क्या आपको पता है कि एसिटिक एसिड का प्रयोग कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। किसके शासनकाल में अनेक धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद फारसी में हुआ? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, नसीरुद्दीन मोहम्मद। इस प्रश्न का उत्तर है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 के बीच दिल्ली सल्तनत पर राज किया। उसने 32 पेजों की फुतुहत-ए-फिरोज शाही नाम से अपनी जीवन कथा लिखी। फिरोज इस्लाम को कट्टरता से मानने वाला था। उसके राज्य में शिया का कानून लागू था और गैर मुस्लिम लोगों को जजिया देना पड़ता था। हालांकि अपने धार्मिक विचारों में वो कट्टर था, लेकिन उसने सबसे पहले हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद चालू करवाया। क्या आपको पता है कि फिरोज शाह से पहले दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है लैक्टिक एसिड। जब बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को तोड़ता है तो एटीपी के साथ ही लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इस लैक्टिक एसिड और दूध में मौजूद प्रोटीन केसीन के मिलने से ही दही का निर्माण होता है। लेकिन जब दही में फर्मेंटेशन यानी खमीर रुकने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा बनी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें दही खट्टा लगता है। क्या आपको पता है कि आपके शरीर में थकावट पैदा करने के लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में नूनमती नामक स्थान निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग। इस प्रश्न का उत्तर है पेट्रोलियम उद्योग। भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1962 में गुवाहाटी के नूनमती में किया गया था। इसको गुवाहाटी रिफाइनरी नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा किया गया था। इसको बनाने का काम रोमानिया के सहयोग से हुआ था। ये अपर असम ऑयल फील्ड से निकले क्रूड ऑयल को शोधित करने का काम करती है।
क्या आपको पता है कि असम के प्रमुख तेल के कुएं कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। गुरु नानक का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है? तलवंडी, अमृतसर, गुरदासपुर, लाहौर। इस प्रश्न का उत्तर है तलवंडी। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली सल्तनत में राय भोई की तलवंडी में हुआ था। आज ये जगह पाकिस्तानी पंजाब के ननकाना साहब में स्थित है। गुरु नानक का जन्मदिन नानक गुरुपर्व के रूप में दुनिया भर के सिखों द्वारा मनाया जाता है। गुरु नानक के शब्दों को 974 मंत्रों के रूप में गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है। नानक की मृत्यु मुगल साम्राज्य के समय 1539 में पाकिस्तान के करतारपुर में हुई। क्या आपको पता है कि गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। मधभंगा नदी निम्न में से किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान। इस प्रश्न का उत्तर है भारत और बांग्लादेश। पुराने समय में देशों की सीमा नदियों और पहाड़ों जैसी चीजों से तय हुआ करती थी। भारत और बांग्लादेश की छोटी सी सीमा भी एक नदी से तय होती है। इस नदी का नाम है मधभंगा। ये नदी दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बारिश का मीठा पानी इसके कई इलाकों तक पहुंचाने का काम करती है। इस नदी के पानी का रंग थोड़ा हरा है। ये सुंदरबन के संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मध्यकाल में निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था? बलि, कलिप्त, घरी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है घरी। गुप्त काल में बलि राजा को दिया जाने वाला और कलिप्त जमीन की खरीद पर लगने वाला टैक्स था। घरी नामक कर को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था। ये एक प्रकार का गृह कर था। मध्यकाल में लगने वाले कुछ अन्य करों में चरह, खराज, उशरफ, ज़कात, खुम्स, शर्म, जरीब, चौथ और सरदेशमुखी आते थे। विजयनगर के प्रमुख टैक्स शिष्ट, तदली, कढ़ाईवरी, दायम, नल्लेरू आदि थे। क्या आपको पता है कि चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इस प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक। भारत में कॉफी उगाने वाले करीब 2.5 लाख किसान हैं। इनमें से 98% किसान छोटे किसानों में गिने जाते हैं। देश की लगभग सारी कॉफी दक्षिणी राज्यों में उगाई जाती है। कर्नाटक अकेले ही 71% कॉफी पैदा करता है। इसके बाद 21% के साथ केरल दूसरे और 5% के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है। देश में उगने वाली कॉफी का 80% दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। क्या आपको पता है कि भारत में उगने वाली कॉफी की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। औरंगजेब की मृत्यु के समय कौन सा क्षेत्र मुगल साम्राज्य का अंग नहीं था? बीजापुर, मदुरई, गोलकोंडा, अहमदनगर। इस प्रश्न का उत्तर है मदुरई। वैसे तो औरंगजेब को विरासत में बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था, लेकिन उसने इस साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए। 1663 में उसने अहोमों की संधि करने पर मजबूर कर दिया। उसने बीजापुर पर 1686 और गोलकुंडा पर 1687 में कब्जा कर लिया, लेकिन वो मदुरई के नायकों को अपने कब्जे में लाने में सफल ना हो सका। मदुरई के शासकों ने कूटनीति और संधियों का अच्छे से प्रयोग करते हुए औरंगजेब को अपने राज्य से दूर रखा। क्या आपको पता है कि पुरंदर की संधि कब और किस किस के बीच हुई? कमेंट बॉक्स में बताएं। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर है हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण पार्वती घाटी में पार्वती नदी पर कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ पर गर्म जल स्रोत होने की वजह से ये हिंदू और सिखों दोनों के लिए जाना माना तीर्थ स्थान है।
यहाँ पर भगवान शिव और राम दोनों के लिए प्रसिद्ध मंदिर हैं। कुल्लू और मनाली आने वाले बहुत से पर्यटक यहाँ विजिट करने आते हैं। ये स्थान भारत में भूगर्भीय ऊर्जा के प्रमुख स्थानों में आता है। सरकार के द्वारा यहाँ पर एक भूगर्भीय ऊर्जा प्रयोगात्मक संयंत्र भी लगाया गया है। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा भूगर्भीय ऊर्जा वाला स्थान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रांसिस बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस प्रश्न का उत्तर है औरंगजेब। फ्रांसिस बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था। उसने मनुष्यों को रेस के हिसाब से विभाजित करके रेसिज्म बढ़ाने के लिए जाना जाता है। उसे एक और बात के लिए जाना जाता है और वो है औरंगजेब के राज्य के दौरान भारत की यात्रा। उसने अपनी 12 साल लंबी इस यात्रा में मुगल साम्राज्य के बारे में कई विशेष बातें बताई हैं। जब वो भारत आया था तो दारा शिकोह से मिला था, लेकिन दारा की मृत्यु के बाद वो औरंगजेब का डॉक्टर बना। क्या आपको पता है कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में हराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बार्तन द्वीप, बैरन द्वीप, कार निकोबार, हैवलॉक द्वीप। इस प्रश्न का उत्तर है बार्तन द्वीप। मटमैला ज्वालामुखी या मड वॉल्केनो तब बनता है जब पृथ्वी से मिट्टी का घोल, पानी और गैस बाहर आती है। भारत में मिलने वाला एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी और मध्य अंडमान शासकीय क्षेत्र के बार्तन द्वीप पर मिलता है। ये पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये ज्वालामुखी 2004 में आए भूकंप से एक्टिव हुआ और इसमें 2005 से लगातार ही इरप्शन हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं।